क्लास सेवन्थ में आज हम संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि का अध्ययन कर लिया। देखें, इसमें विसर्ग का किसी स्वर या विसर्ग से मेल होने पर विसर्ग से उत्पन्न होने वाला विकार विसर्ग संधि कहते हैं। विकार की भिन्नता की दृष्टि से विसर्ग संधि भी कई प्रकार की मानी जाती है। जैसे पहला है, विसर्ग से पहले अ हो और बाद में कोई भी घोष व्यंजन से मतलब वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस या रलवह और है हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। जैसे मनह प्लस बल। अब देखिए यहाँ पर मन है तो विसर्ग से पहले अ है और इसमें ब शब्द दे रखा है, तो ये कौन सा आ गया? पै फै बै। तो ये आ गया तीसरा वर्ण आपका वर्ग का, पै वर्ग का तीसरा वर्ण। तो ये आने से आपका क्या हो जाएगा? अ और विसर्ग का लोप होके क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? मनोबल। इस प्रकार से और उदाहरण वो आपको देखें, हल करें उनको। सेकंड नियम हमारे पास में, विसर्ग के बाद यदि छ हो तो विसर्ग का श, और टैट है वो तो श आपका ये वाला श बन जाएगा, और तैत है वो तो ये वाला श बन जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि च और छ के साथ में जो श लगाएंगे वो हम सैसलगम का, जिसे हम तालव्य सकार बोलते हैं। टैट है के साथ में श षटकोण का लगाएंगे, उसको हम मूर्धन्य सकार बोलते हैं। और तैत है के साथ में हम स लगाएंगे, उसको हम दंते सकार बोलते हैं। तीनों का उदाहरण देखते हैं हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे, आपका शब्द है नीहि प्लस चल। अब यहाँ पर आपका च आ रहा है, तो च आने से आपका क्या होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ विसर्ग से पहले आपका कौन सा वर्ण है? ई की मात्रा है। तो आपको पीछे का देखना है। च आ गया आपके पास में वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं है, यह रेलवा है नहीं है, तो आपके पास में च वर्ग का पहला वर्ण आ गया। तो च वर्ग का पहला वर्ण आ गया, इधर विसर्ग है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? सैसलगम वाला, जिसको हम तालव्य सकार बोलते हैं। तो ये बन जाएगा निश्चल, निश्चल शब्द बन जाएगा। उसके बाद में सेकंड हम देखते हैं, यहाँ पर जैसे मनह प्लस ताप। अब तय वर्ग का दे रखा है, तय वर्ग का पहला वर्ण दे रखा है, तो ये मनह शब्द है, तो विसर्ग का सैसलेट वाला बन जाएगा, जिसे हम दंत्य सकार बोलते हैं, मनस्ताप। ऐसे ही आपका दे रखा है धनु प्लस टंकार। अब टेवर का पहला वर्ण आ गया, तो धनु प्लस टंकार, तो विसर्ग का श षटकोण का हो जाएगा, जिसको हम मूर्धन्य सकार बोलते हैं। इस प्रकार हमने 3 उदाहरण देखे, बाकी उदाहरण आप हल करें। तीसरा नियम है, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में स्वर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या यरलवह हो तो विसर्ग का र हो जाता है। दोबारा नियम समझे इसमें, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में, पहले तो कोई स्वर होना चाहिए विसर्ग से पहले, और बाद में या तो स्वर होगा या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा या यरलवह होगा, तो विसर्ग का र हो जाता है। हमने देखो यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा यरलवह है, पहले नियम में पढ़ा था, लेकिन इसमें विसर्ग का ए वर्ण था, विसर्ग के पहले जो ए था, इसमें कोई अन्य स्वर होगा। देखिए यहाँ पर दूहु प्लस गुण। अब दूहु शब्द दे रखा है, तो ये ऊ की मात्रा है, ऊ स्वर होता है, तो आपके ए नहीं है कि ऊ है, ऊ होने से क्या होगा? विसर्ग का रह हो जाएगा, तो क्या बनेगा? दुर्गुण। ऐसे आपका है जैसे दूहु प्लस उपयोग, तो ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा होने से क्या हो गया? ए नहीं है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, र में ऊ मिलाएंगे तो रू शब्द बन जाएगा, तो दुरुपयोग। जैसे तीसरा देखते हैं हम, निहि प्लस जन है, निहि प्लस जन, तो निहि ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा होने से क्या हो जाएगा? विसर्ग का र हो जाएगा, निर्जन शब्द बन जाएगा। आगे उदाहरण जो दे रखे हैं उसे आप हल करें। चौथा नियम देखते हैं, विसर्ग के पश्चात यदि श स हो तो विसर्ग को क्रमशः श स हो जाता है। जैसे दूहु प्लस शील, ये शी दे रखा है आपने, श सलगम वाला दे रखा है, तो विसर्ग का भी श हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा है आपका जैसे दूहु प्लस स्वप्न, तो ये सैसलेट वाला दे रखा है, तो विसर्ग का भी आपका सैसलेट वाला, दुस्वप्न। इस प्रकार से ये नियम हो गया। विशेष दे रखा है, इस प्रकार के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग मध्य के वर्ण के स्थान पर किया जाता है, मध्य के वर्ण के, ये मध्य का वर्ण है। पांचवा नियम है, यदि विसर्ग से पूर्व ई या ऊ, विसर्ग से पूर्व ई या ऊ के बाद में क ख ग फ हो तो विसर्ग का श षटकोण का हो जाता है। देखिए निहि प्लस पाप। अब पा शब्द है वो कौन से वर्ग का हो गया? पै वर्ग का हो गया। तो यहाँ पर निहि शब्द है, ए के अलावा वर्ण है, तो नी ई की मात्रा आ गई, ई या ऊ होना चाहिए, तो विसर्ग का क्या कर देंगे हम? श षटकोण का बना देंगे, क्योंकि ये पै वर्ग का है। आगे देखिए हमारे पास है कै वर्ग का, जैसे हम लेते हैं तो निहि प्लस का पट, तो कै आ गया इधर, तो विसर्ग का हम क्या कर देंगे? श षटकोण का बना देंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये नियम है जो हमने विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़े। अब हम अभ्यास कार्य देखते हैं। देखिए अभ्यास कार्य में
क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल में उनके मूल रूप में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद होते हैं 5 होते हैं स्वर संधि के। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तीसरा है वृद्धि संधि का उदाहरण है बहुषधि, वृद्धि डबल मात्रा हो गई, इससे पकड़ सकते हैं आप। फिर है नमस्ते शब्द में संधि है, ये चारों ऑप्शन गलत है आपका। इसमें आपका आएगा नमः प्लस ते, ये गलत है चारों ऑप्शन। अगला है हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ी दिक्कत होती है इस वजह से यहाँ पर अलग लिख दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखें, रत्नाकर, रत्न प्लस आकर। सेकंड आपका दुष्चरित्र, दुह प्लस चरित्र। तीसरा तथैव डबल मात्रा है, तथा प्लस एव। कायिक, कई प्लस इक अयादि संधि। निर्लोभ, निह प्लस लोभ विसर्ग संधि। ऋतु विसर्ग रह हो गया विसर्ग का, जो अभी हमने पढ़ा था। शिक्षार्थी, शिक्षा प्लस अर्थी। उद्गम, उत प्लस गम, तय का दय हो जाता है जसत्व संधि के अंदर, व्यंजन संधि में तीसरी जो संधि आती है व्यंजन संधि के अंतर्गत। अगला है गायन, तो गई प्लस अन, गई डबल ए की मात्रा है तो आय बन जाता है अयादि संधि में। फिर है अत्यंतम, अति प्लस अंत, ई की मात्रा का ये ई का यह कर देंगे यण संधि के अंतर्गत। फिर है पितृनुमति, तो ये हो जाएगा पितृ अनुमति, तो री का रे बन जाएगा, ये बनेगा आपका यण संधि के अंतर्गत। फिर हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको संधि देखनी है वी प्लस उ, तो व्यू शब्द बनेगा यण संधि में। उत प्लस लेख, उल्लेख। जल ओघ है, जलौघ है। सु प्लस उक्ति, सुक्ति, दीर्घ संधि का उदाहरण है सुक्ति। आगे देखिए इसमें अनु इति, अन्विति। सदा ऐव, सदैव। सखी आगमन, सख्यागमन, ये बन गया आपका यण संधि का उदाहरण। फिर है देवी अर्पण, देव्यार्पण, ई का ये यण संधि का उदाहरण। निहि प्लस धन, निर्धन, ऋतु विसर्ग संधि है, विसर्ग में रेखा जो नियम लगेगा वो है। अति अंत, अत्यंत, यण संधि का उदाहरण है। फिर आपके दे रखा है संधि किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो आपको इसमें संधि की परिभाषा लिखनी है पाठ के आधार पर, और एक उदाहरण आपको डालना है। फिर संधि विच्छेद किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। संधि कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताना है। 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर है स्वर संधि किसे कहते हैं, भेद सहित समझाइए। स्वर संधि की आपको परिभाषा लिखनी है और 5 भेदों को आपको नाम लिखना है। 5 भेदों का नाम लिखना है। जैसे आपका दीर्घ संधि हो गई तो दीर्घ संधि लिखने के बाद में उसका एक उदाहरण। फिर आपका जैसे गुण संधि हो गई तो उसका एक उदाहरण, गुण संधि लिख के उदाहरण लिखना है आपको। फिर है वृद्धि संधि लिख के उदाहरण लिख देना है एक। इस प्रकार यण संधि लिख के उदाहरण लिख देना है और अयादि संधि लिखकर उदाहरण लिख देना है। 8वां है विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो इसमें विसर्ग संधि की आपको परिभाषा डालनी है। 9वां क्वेश्चन है, इसमें आपको संधि करनी है, संधि विच्छेद करना है। यदि, यद्यपि, यदि प्लस अपि यण संधि। आपका नाम नहीं पूछा लेकिन यहाँ पर नियम बता दिया गया है। जैसे लघुत्सव, लघु उत्सव, दीर्घ संधि। गणेश, गण ईशा है, गुण संधि। संदूर्जा, संधु प्लस ऊर्जा, दीर्घ संधि। उज्ज्वल, उज्ज्वल, ये आपका व्यंजन संधि का तीसरा नियम है, जिसमें संस्कृत में आपका सचुत्व संधि होती है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, गुण संधि। मतैक, मत प्लस एक के, वृद्धि संधि। चराचर, ये गलत शब्द है, चरचर गलत शब्द है, चराचर आएगा, इसमें आ की मात्रा लगानी है आपको। चराचर शब्द करना है, चराचर, तो ये हो जाएगा चर प्लस अचर, दीर्घ संधि। फिर यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, दीर्घ संधि। अत्यंत, अति प्लस अंत, यण संधि। 10वां क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर ये अशुद्ध लिख रखा है, इसको शुद्ध करके लिखना है। सुआगत, ये गलत है, इसमें आएगा स्वागत, आधा से आएगा। निहि आशा, निराशा, ये छोटी मात्रा लगेगी और ये सह से लेट का नहीं होगा, सह से लगम वाला होगा, जिसको हम तालव्य सकार बोलते हैं। यथा अर्थ, यथार्थ, ये आपका जो रह है वो पीछे वाले पर आएगा। फिर है आपका परीक्षा प्लस अर्थी, तो ये गलत शब्द लिख रखा है, परीक्षार्थी, ये इसमें बड़ी मात्रा आएगी और कै शब्द इसमें नहीं आएगा। फिर है हरीश है, हरीश, ये छोटी मात्रा लगा रखी गलत है, बड़ी मात्रा आएगी, ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, बड़ी मात्रा आएगी। फिर आपका नियम है संधि विच्छेद करना है और बताना भी कौन संधि है। जैसे सत, सदाचार, सत प्लस आचार, व्यंजन संधि। जगदीश, जगत प्लस ई से जसत्व या व्यंजन संधि। आशीर्वाद, आशी ही प्लस वाद, विसर्ग संधि। स्वागत, सु प्लस आगत, गुण संधि, स्वर संधि का भेद है। भाव, भऊ प्लस उक, भऊ प्लस उक, ये हो गई आपकी अयादि संधि, स्वर संधि में। फिर है परमोदार्य, परम औदार्य, वृद्धि संधि है। रजनीश, रजनी प्लस ईश है, रजनीश किसे बोलते हैं, चंद्रमा को। रजनी प्लस ईश है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। इस प्रकार हमारे पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अब तक हमने हिंदी ग्रामर में
फोर्थ लेसन तक अध्ययन कर लिया, यानी 1 से 4 पार्ट तक अध्ययन कर लिया। अभी आपका आता है आदर्श प्रश्न पत्र। ये आपका जो क्वेश्चन आंसर है, आपके 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपके चारों लेसन में से मिक्स करके दिया हुआ है। एक बार आदर्श प्रश्न पत्र भी देख लेते हैं हम। पहले पार्ट में से भाषा का ही रूप है, इसे बोलते हैं बोली। सेकंड है व्याकरण के विभाग है, 3 होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। आपका यहाँ डाल दिया मैंने, ये आप कन्फ्यूज नहीं हो, वर्ण, शब्द और वाक्य 3 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। स्वर संधि के भेद होते हैं, कितने होते हैं? 5, अभी बताया था आपको, 5 भेद होते हैं। फिर है विलोम बताना है आपको, विस्तृत, संक्षिप्त, जड़, चेतन, घरेलू, बाहरी, नैतिक, अनैतिक, गौण, प्रमुख, अनिवार्य, वैकल्पिक। फिर आपका वाक्यांश में आपको एक शब्द में देना है आपका आंसर। कम बोलने वाला, अल्पभाषी। जो गोद लिया हो, दत्तक, दत्तक पुत्र होता है। पढ़ने वाला, पाठक। जिसका अंत न हो, अनंत। संधि विच्छेद का आपका आ गया 4th लेसन में से। अत्यंत, अति प्लस अंत। गायन, गई प्लस अन। कायिक, कई प्लस इक। तथैव, तथा प्लस एव। फिर आपका खालिस्तान है, इसमें आपको शब्दों को डालना है। जैसे भारत में कभी अंग्रेजों का राज था, ये राज था। और अगला है यह राज की बात है, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर खाली है, बिंदी लगी है। फिर आप बच्चों ने अपना कमरा सजा दिया, एक तो सजा दिया, और अपराधी को सजा, यहाँ पर बिंदी लगी हुई है नीचे की साइड में, तो इसे बोलते हैं हम नुक्ता। बिंदी को नुक्ता के नाम से जानते हैं। तो अपराधी को सज़ा मिली, एक तो सजा यानी सजा देना, और एक सज़ा यानी अपराध की सज़ा देना। फिर उसके बाल काले हैं, ये केवल बाल के लिए बताया। और बच्चों ने नई बॉल खरीदी, बच्चों ने नई बॉल खरीदी। अब बॉल के ऊपर चंद्र लग गया, नीचे बिंदी नहीं लगी, तो बॉल खरीदी, तो बॉल का मतलब हो गया गेंद से हो गया, और ये बाल अलग हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है छठा, विकारी और अविकारी शब्दों में क्या अंतर है? आपको बताना है। विकारी जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, और अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। अविकारी बोलते हैं हम, किसे बोलते हैं? अविकारी जो होते हैं वो अव्यय होते हैं, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जबकि विकारी संज्ञा सर्वनाम विशेषण में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको विकारी और अविकारी दोनों की परिभाषा लिखनी है। फिर मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? तो मातृभाषा की परिभाषा लिखनी है 1st लेसन में से। और अगला क्वेश्चन, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण को पढ़ना क्यों जरूरी है? व्याकरण की आपको परिभाषा लिखनी है। और व्याकरण को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इससे हम शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीख जाते हैं। इस प्रकार हमने आदर्श प्रश्न पत्र का भी अध्ययन किया। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं। और आपके हिंदी ग्रामर में लेसन 1st से 4th तक का चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका।